तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि तीसरी जनरल वहां पर अपने पास से अपने इलेक्ट्रिकल बीस्ट को रिलीज करती है और उसका इलेक्ट्रिकल बीस्ट जो होता है वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है मोचवान के ऊपर। तो मोचवान कहता है कि मैं यहाँ पर से भागकर नहीं जा सकता, मुझे भी यहाँ पर इनका साथ देना होगा और यहाँ पर इनको हराने में मदद करनी होगी क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। और इलेक्ट्रिकल बीस्ट जो होता है उसके ऊपर अटैक करता है तो मोचवान जंप करते पीछे की तरफ हटता है, फिर साथ ही अपने दोनों बीस्ट से कहता है कंबाइन अटैक करो। और उसकी दोनों आइस और फ्लेमिंग बीस्ट जो होती है वो एक दूसरे के साथ मिलती है और घूमकर वहां पर उसके ऊपर अटैक करती हैं। वो दोनों जाकर जैसे वहां पर उस इलेक्ट्रिकल बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं तो वो उसके बॉडी के आर पार हो जाती हैं। जनरल वहां पर हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि बेवकूफ लड़के, तुम एक बीस्ट मास्टर हो लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि यहाँ पर एलिमेंटल टाइप के जो बीस्ट होते हैं उनकी बॉडी की जो कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होती, यानी कि तुम इसके ऊपर अटैक करके इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस एलिमेंटल बेस वन को मैं कैसे हराऊंगा, मुझे यहाँ पर इसकी कोर को हराना होगा, यानी कि इसकी कोर को तोड़ना होगा तभी ये बीस्ट मरेगा। और इसी के साथ ही वहां पर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर किसी अकेले फाइट करनी पड़ेगी। जबकि पीछे दिखाते हैं ज़ेंगी और सिस्टर जू जो होते हैं वो लोग वहां पर दूसरे जनरल से फाइट कर रहे होते हैं। दूसरे जनरल ने वहां पर अपने गोलम को रिलीज किया होता है। उसका गोलम जो होता है वो मिट्टी से बना होता है, लेकिन उसके पास यहाँ पर उसके पास स्पेशल क्या कहते हैं प्रपल्शन होती है जिसके साथ वो उड़ सकता है। उसका डिफेंस भी अच्छा होता है और साथ ही उसकी स्पीड भी अच्छी होती है। तो सिस्टर ज़ेंगी और सिस्टर जू दोनों वहां पर अपने अपने बेस के साथ उनसे फाइट करने वाली हैं। तो सिस्टर ज़ेंगी जो होती है उसके पास उसका लामार होता है, जबकि सिस्टर जू उसके पास उसका रैबिट होता है। और इसी के साथ ही लामार जो होता है वो जाकर रैबिट चांद को उसके मुंह के ऊपर जाकर चाट देता है। जब वो उसे चाटता है तो उसकी बॉडी के अंदर से विंग्स नहीं स्पाइक्स निकल आते हैं। और इस बात उसका रैबिट चांद जो होता है वहां पर रोना शुरू कर देता है और वो रो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत ही गंदा दिख रहा है। तो सिस्टर जू से कहते हैं कि नहीं तुम गंदा नहीं दिख रहे, जबकि ज़ेंगी से कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसने जानबूझकर इसको चाटा है ताकि इसके बॉडी के अंदर स्पाइक निकल आ जाए। स्पाइक निकलने की वजह से इसका डिफेंस जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसी के साथ ही रैबिट चांद जो होता है वहां पर अपने स्प्रिंकल्स को यूज करते हुए उसको वहां पर हीलिंग पोशन देता है और दोनों यहाँ पर अब कंबाइन अटैक करने वाली है। ज़ेंगी कहती है चलो फिर ठीक है लामार चांद जल्दी से अपने स्पाइक्स के साथ अटैक करो। तो अपने स्पाइक्स के साथ गोलम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोलम जो होता है वो सभी अटैक्स को अवॉइड कर लेता है। और इसी के साथ ही वो अपनी प्रपल्शन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, यानी लामार के ऊपर अटैक करता है। तो ज़ेंगी कहती है कि लामार चांद यहाँ पर अपने आप को बॉल बना लो, यानी कि थॉर्निंग बॉल बन जाओ। और वो बॉल बन जाता है जिसकी वजह से उसका प्रपल्शन जो होता है उसके साथ टकराता है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। और इसी के साथ ज़ेंगी उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर रोटेटिंग बॉल बनो और वो बड़ी तेजी के साथ घूमते हुए जाकर उसके साथ टकराता है, लेकिन टकराने के साथ ही उसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता क्योंकि वो मिट्टी से बना होता है और उसका डिफेंस काफी ज्यादा अप होता है। तो लामार जो होता है वहां पर से पीछे की तरफ हट रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ज़ेंगी उसे कहते हैं जल्दी से पीछे हटो। लेकिन अब काफी देर हो जाती है क्योंकि वहां पर एस्पिरेटिंग बीस्ट जो होता है वो अपने पांव को सामने करता है और साथ ही प्रपल्शन को उसके ऊपर छोड़ता है, जिसकी वजह से लामार जो होता है उसके साथ हिट होने के बाद उड़ता हुआ पीछे दीवार के साथ जाकर पटकता है और उसकी बॉडी जख्मी हो जाती है। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर हीलिंग प्रोपोर्शन को यूज किया गया और इसी के साथ ही उसकी बॉडी अपने आप हील होना शुरू हो जाती है। और रैबिट चांद जो होता है वो ऊपर की तरफ उड़ते हुए साथ ही अपने पंखों को घुमाता है और उसके ऊपर अपनी इल्यूसिनेशन टेक्निक को यूज करता है, लेकिन क्योंकि उस एस्पिरेटिंग बीस्ट के पास आंखें ही नहीं होती इसी वजह से वो इल्यूसिनेट नहीं होता और वो उसके ऊपर भी अटैक करता है, जिसकी वजह से रैबिट चांद भी नीचे गिर जाता है और होना शुरू कर देता है। कहते हैं कि हम दोनों तो मिलकर भी यहाँ पर इस एस्पिरेटिंग बीस्ट को नहीं हरा पा रहे। और पीछे ल्यू फेंग की तरफ देखते हैं वो कहते हैं कि ब्रदर ल्यू फेंग यहाँ पर मास्टर 2 से फाइट कर रहा है ताकि हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके, हम लोग ये कर सकते हैं। सिस्टर जू से कहते हैं कि हमें दोनों को मिलकर यहाँ पर इसको हराना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमारे ल्यू फेंग को दिखाते हैं कि ल्यू फेंग जो होता है अपने बीस्ट को रिलीज करके मास्टर 2 के सामने खड़ा होता है। मास्टर 2 से कहते हैं कि तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है कि तुम लिंगजाओ क्लैन के मेंबर नहीं हो, लेकिन लगता है कि तुम्हारी वजह से उनको इतनी हिम्मत मिली है कि उन्होंने हमारी ब्रांच के ऊपर अटैक कर दिया, तो तुम यहाँ पर इन कमजोर बीस्ट के साथ मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस पुअर पावर के साथ इनकी मदद कर सकते हो? तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम्हारे क्लैन ऑफ फ्रीडम के बारे में हमारे लिंगजाओ क्लैन के वक्त में तो कोई जानता भी नहीं था, तुम्हारे जैसा एक नेमलेस क्लैन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे लिंगजाओ क्लैन के बारे में इस तरह की बात करने की? मैं एक एक मेंबर को ढूंढूंगा और उसे मार डालूंगा। मास्टर 2 से कहते हैं कि तुम बातें तो काफी ज्यादा अच्छी करते हो, लेकिन देखते हैं कि तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। और इसी के साथ ही हमारे ल्यू फेंग के पीछे से एक बड़ा सा डार्क फैंटम बीस्ट निकलता है। तो वो एक डार्क फैंटम होता है, यानी कि वो बीस्ट होता है लेकिन वो साय से बना होता है। जैसे वो पीछे से हमारे ल्यू फेंग के ऊपर अटैक करता है, हमारा ल्यू फेंग जल्दी से जंप करते हुए आगे की तरफ निकलता है ताकि वो उसके अटैक को अवॉइड कर सके, लेकिन वो अपने बाजू को लंबा करके हमारे ल्यू फेंग की पीठ पे ऊपर अपना पंजा मारता है, जिसकी वजह से ल्यू फेंग जख्मी हो जाता है, उसका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो डोगी चांद और उसके साथ उसका पौधा चांद भी काफी हैरान होते हैं। तो मास्टर 2 से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एक अल्टीमेट लेवल यानी कि एक अल्टीमेट लेवल 7 और साथ में लॉर्ड टाइप के बीस्ट को हरा सकते हो? ल्यू फेंग उसे कहता है कि मुझे बस यहाँ पर तुम्हें थोड़ी देर के लिए बिजी रखना है, जब तक कि लिंगजाओ क्लैन के बाकी सभी मेंबर तुम्हारे जनरल्स और बाकी के सभी को हरा दें, उसके बाद तुम्हें सभी लोग मिलकर यहाँ पर हराएंगे। तो वो कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे वो कमजोर से फ्रेंड वहां पर मेरे जनरल्स के सामने हरा पाएंगे? सभी के पास लॉर्ड लेवल के बीस्ट है, उनमें से कोई भी यहाँ पर किसी को भी नहीं हरा पाएगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सिस्टर यूई का दिखाया जाता है कि जो उदास
उदास होकर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी होती है क्योंकि वो अपने बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकती। और इसी के साथ ही पांडा चान उड़ता हुआ सीधा आकर उसके पास पटकता है और बहुत ही बुरी हालत में जख्मी होता है। तो इसी के साथ ही सिस्टर जुई कहती है पांडा चान तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे। जबकि जनरल जो होता है वो अपने बीस्ट की तरफ देखता है तो उसके बीस्ट की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। उसका जो डायमंड गोलम होता है उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। ठीक है, वो फाइट करने की कंडीशन में नहीं होता। पांडा चान और डायमंड गोलम दोनों यहाँ पर हार चुके हैं। तो वो जनरल कहता है कि अब जबकि बीस्ट हार चुके हैं तो उसका मतलब यह है कि बीस्ट मास्टर को आपस में फाइट करनी होगी और जो यहाँ पर एक दूसरे को मारेगा वही यहाँ पर इस फाइट का विजेता होगा। और वो जल्दी से आगे बढ़ता है, जाकर सिस्टर जुई को उसको गले से पकड़ लेता है, उसका गला दबाना शुरू करता है और कहता है तुम्हारी जैसी कमजोर औरत को मारना तो मेरे लिए यहाँ पर एक चींटी को मारने के बराबर है। जैसे ही वहां पर उसे नीचे गिरा लेता है और जाकर उसका गला दबा रहा था और उसे मारने वाला होता है। इसी के साथ ही पांडा चान उठकर खड़ा हो जाता है। पांडा चान उठकर खड़ा होता है, साथ ही अपने पंजे में उसका सर पकड़ता है और उसे जोर से दबाना शुरू करता है। तो जनरल कहता है कैसा कैसे हो सकता है, ये अभी तक ठीक कैसे, अभी तक उठ कैसे गया, क्योंकि मेरा डायमंड गोलम तो उठ नहीं रहा। और साथ ही वो अपने पंजे को वहां पर मुट्ठी बंद करता है तो उसका सार ही उड़ा देता है और इसी के साथ ही एक जनरल मर जाता है। और पांडा चान जो होता है इसी के साथ ही गुस्से के साथ अपनी मास्टर की तरफ देखता है, फिर साथ ही पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे इशारा करता है कि मुझे फॉलो करो। तो सिस्टर जुई कहती है हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। और साथ ही वो सोच रही होती है कि यहाँ पर मास्टर कौन है और उसका बीस्ट कौन है, मुझे समझ नहीं आ रही। कहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मोचवान का दिखाया जाता है। तो मोचवान जो होता है अपने दोनों बीस्ट के साथ वहां पर उस इलेक्ट्रिकल बीस्ट का मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन उसकी दोनों बीस्ट बुरी हालत में होती हैं क्योंकि वो यहाँ पर उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो दोनों बीस्ट उसके साथ कंपैटिबल नहीं होती। तो जनरल उसे कहते हैं कि लड़के क्या हुआ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अपने दोनों बीस्ट के साथ कॉवेनेंट को खत्म कर दो, ये दोनों बीस्ट हमारे हवाले कर दो, तुम्हें एक बहुत ही कम दर्दनाक मौत मिलेगी। फिर तुम यहाँ पर एक दर्दनाक मौत लेना चाहते हो। और साथ ही वो थंडर के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो वहां पर फायर फॉक्स के ऊपर अटैक करता है तो आइस फॉक्स जो होती है वहां पर से अपनी पूंछ के साथ एक पिंजरे को सामने की तरफ खींचती है और साथ ही उस पिंजरे के ऊपर अपनी आइस को यूज करती है और उसके साथ एक शील्ड क्रिएट करती है। जब ठंडर जो होती है उस आइस शील्ड के साथ टकराती है तो वहीं पर नॉलिफाई हो जाती है क्योंकि ठंडर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। तो ये देखने के बाद जनरल भी काफी हैरान होती है और कहती है कि ये क्या, ये दोनों बीस्ट अभी तक मरे क्यों नहीं। जबकि हमारे मोचवान जैसे वहां पर उस आइस को देखता है उसे आइडिया आता है, वो कहता है कि ये क्या, आइस जो होती है ये लाइटनिंग को रेजिस्ट कर सकती है। तो इसी के साथ वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो अपने दोनों बीस्ट से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ। तो सबसे पहले फायर बीस्ट जो होता है उसके हाथ के ऊपर फायर को एक्टिवेट करता है और साथ ही आइस बीस्ट जो होता है उसके हाथ के ऊपर आइस चढ़ा देता है और उसके हाथ के ऊपर एक आइस का कवर बन जाता है। तो हमारा मोचवान कहता है कि अब वक्त है तुम्हारी कोर को तोड़ने का। और वो जल्दी से आगे की तरफ जंप करता है और उस थंडर के अंदर यानी कि उस थंडर बीस्ट के अंदर अपना हाथ डालता है क्योंकि उसके हाथ के ऊपर अब इंसुलेटर होता है, इसी वजह से थंडर उसे हिट नहीं कर सकते और जाकर उसके कोर को हाथ में पकड़ता है। लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो कोर को तोड़ सके और बीस्ट भी जल्दी से पीछे की तरफ फट जाता है। तो मोचवान कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मैं इसकी कोर को नहीं तोड़ पाया, इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर हमारे पास जो मौका था वो मैंने गवा दिया है। और जनरल उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर अब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हो। अब इस अटैक से तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन इसी के साथ ही पांडा चान साइड के ऊपर से निकल आता है क्योंकि वो पेंटिंग स्किल को यूज करते वहीं पर दीवार में छुपा हुआ था। वो अपना हाथ निकालता है, अपने पंजे के साथ कोर को पकड़ता है, वहीं पर उस कोर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। जैसे वहां पर कोर टूटती है, कोर के टूटने के साथ थंडर बीस्ट भी वहां पर गायब हो जाता है। जनरल अब काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसी के साथ ही आइस बीस्ट जो होती है वो अपने पास से आइस निकालती है और साथ ही उस जनरल के सर को वहां पर आइस में कवर कर देती है। और मोचवान बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है जिसके साथ उसका मुंह उड़ा देता है। और इसी के साथ ही दो जनरल यहाँ पर ढेर हो चुके हैं। अब यहाँ पर तीसरे जनरल मास्टर 2 को देखना बाकी है कि वो लोग यहाँ पर किस तरह हारने वाले हैं, वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।